अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच में क्या फिर से भीषण युद्ध छिड़ने वाला है? ट्रंप ने कहा है कि भाई समय बहुत तेजी से बीत रहा है। अगर ईरान ने बहुत जल्दी फैसला नहीं लिया तो उसे महाविनाश झेलना पड़ सकता है। उधर ईरान ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका सेना ने ईरान के पोर्ट की नाकाबंदी को खत्म नहीं किया तो जहां पे सेना तैनात है वहां पे अमेरिकी सेना का कब्रगाह बना देंगे। अब इस तरह से बात निकल के आ रही दोनों तरफ से, तो लगता है किसी बड़े युद्ध की आहट आ रही है। लेकिन राहत की बात यह है कि दोनों के बीच में बातचीत का रास्ता अभी भी खुला है, बातचीत हो रही है और जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक ईरान की तरफ से एक प्रस्ताव दिया जा चुका है अमेरिका को पाकिस्तान के मध्यस्थता के जरिए, और दोनों पक्ष थोड़े बहुत पीछे हटे हैं। पहले जहां अमेरिका कहता था कि आपको हमेशा के लिए परमाणु कार्यक्रम बंद करना होगा, तो अमेरिका अब कहता है कि 20 साल के लिए तो कम से कम बंद कर दीजिए। पहले ईरान टिका हुआ था कि नहीं हमें पूरी तरह से मुआवजा दीजिए, अब हुआ कि थोड़ा बहुत सैंक्शन हटा दीजिए, उससे हम मान जाएंगे। तो अब लगता है बातचीत के जरिए कुछ हल निकाला जा रहा है, लेकिन दबाव एक दूसरे पर बनाने की पूरी कोशिश है। ऐसे में युद्ध कहाँ जाता दिख रहा है? वाकई युद्ध खत्म होगा या फिर कोई इससे बड़ा युद्ध होने वाला है? इस पर आज करें खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं विशेष मेहमान, पूर्व डिप्लोमेट एम्बेसडर प्रभु दयाल साहब हैं, पूर्व IAS और स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एनालिस्ट डॉक्टर थॉमस मैथ्यू साहब हैं, USA से जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट डॉक्टर धीरज पॉल जुड़ेंगे, JNU के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के प्रोफेसर अंशु जोशी जुड़ गई हैं, द न्यू इंडियन की फाउंडर आरती टिक्कू सिंह हमारे साथ जुड़ेंगी। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में एम्बेसडर दयाल आपसे करना चाहूंगा। चीन जाने से पहले लग रहा था कि ट्रंप इस पूरे मामले को कुछ सुलझाते हुए जाएंगे चीन, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चीन पहुंचे, वहां पे कुछ ठोस बयान नहीं निकला। माना जा रहा है कुछ पर्दे के पीछे बातचीत हुई होगी, और अब वहां से जैसे ही चीन से वापस पहुंचे ट्रंप US, तो बड़ा ही कड़ा बयान दे दिया कि समय बहुत तेजी से बीत रहा है, ईरान जल्दी से फैसला ले ले वरना उसका समय बहुत बुरा होने वाला है। इसका मतलब क्या निकाला जाए? एम्बेसडर दयाल। देखिए, ट्रंप साहब तो धमकी देते जा रहे हैं, शुरू से ही धमकी दे रहे हैं, मैं ईरान को 5 दिन में खत्म कर दूंगा, वो नहीं कुछ कर सकता। लेकिन ईरान डटा हुआ है। मेरे विचार में अब ये सिचुएशन पूरी तरह से डेडलॉक की है, कोई आसानी से हल नहीं निकल रहा। और जहां तक चीन का सवाल है, चीन जरूर चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुले, क्योंकि उसके अपनी जो ऑयल सप्लाईज हैं वो रुकी हुई हैं और उस पर असर हो रहा है। लेकिन चीन ये भी चाहता है कि अमेरिका इस संकट से आसानी से ना निकल पाए। देखिए, अमेरिका के लिए ये एक बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट हो गया है। ट्रंप साहब के बारे में कहा जा रहा है, अमेरिका में लिखा जा रहा है कि he has bitten more than he can chew। उन्होंने ज्यादा बाइट किया है जितना वो संभाल नहीं सकते। उनसे ये सिचुएशन अब नहीं संभल रही है। अमेरिका में उनकी पॉपुलैरिटी गिरती जा रही है, और अगर वो ये सोचते हैं कि अमेरिकन पब्लिक उनको सपोर्ट कर रही है, वो बिल्कुल गलत है। उनको पता है कि अमेरिकन पब्लिक बिल्कुल खिलाफ है उनकी इस लड़ाई से। और ईरान में देखिए डेफिनेटली एक डिवीजन है। कुछ लोग जो है वो शायद चाहते हैं कि ये जल्दी से खत्म हो, लेकिन IRGC के जो टॉप कमांडर्स हैं उन्होंने ये ठाना हुआ कि हम घुटने नहीं टेकेंगे, अमेरिका को हार माननी होगी। तो दोनों साइड अब डटी हुई है कि वो दूसरे को हार मनवाएं, तो इस वजह से पूरी तरह डेडलॉक है और ये सिचुएशन पूरी दुनिया के लिए बहुत अधिक नुकसानदेह है। बहुत नुकसानदेह है, पूरी दुनिया के लिए है। थॉमस मैथ्यू सर, जो टाइमिंग थी ट्रंप के इस बयान का या फिर इतनी बड़ी धमकी का कि टाइम बहुत तेजी से बीत रहा है, अगर ईरान ने एक्सेप्ट नहीं किया तो उसका समय बहुत खराब होने वाला है, एक तरह से बहुत बड़े युद्ध की चेतावनी या बहुत बड़े हमले की चेतावनी। ऐसे समय में जब ट्रंप चाइना से वापस लौट रहे हैं, तो क्या इसका कोई चाइना कनेक्शन है क्या? अब लक्ष्मण जी, फर्स्ट शो में इनवाइट करने के लिए अब धन्यवाद। नंबर 1 पॉइंट में एम्बेसडर प्रभु दयाल जी ने बोला कि ट्रम्प ने he has bitten more than he can chew। मेरे को ये चीज बोलना है कि ट्रम्प का
मूव बहुत बड़ा है नाउ, और अमेरिकन कैपेबिलिटी भी बहुत स्ट्रांग है। नाउ ये ट्रूस डिक्लेयर करने के बाद अमेरिकन मिलिट्री मूवमेंट्स ट्रैक करे, इफ यू ट्रैक जो किया है वो लोग बताए कि ऑलमोस्ट 800 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, ह्यूज लॉजिस्टिक्स री-सपोर्टिंग और रीसप्लाई अमेरिकन ने किया है। नाउ चाइना का कनेक्शन यही है कि चाइना ने चाइनीज प्रेसिडेंट ने क्लियरली ट्रम्प को प्रॉमिस दिया कि चाइना विल नॉट सप्लाई आर्म्स टू ईरान, बट चाइना ने ऑल अदर काइंड्स ऑफ इक्विपमेंट थर्ड कंट्री से मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, लाइक फॉर इंस्टेंस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, उनका मिसाइल्स में और ड्रोन्स में इस्तेमाल करने के लिए। नाउ सी ट्रम्प उनका पोजीशन से हट नहीं सकता है, इट इज नॉट पॉसिबल। एंड अमेरिकन इकोनॉमी भी इज डूइंग वेल। ट्रम्प का पॉपुलैरिटी थोड़ा कम हो गया, दैट आई विल एग्री, बट अमेरिकन इकोनॉमी जनवरी क्वार्टर में 2% ग्रोथ था, 2% ग्रोथ in when compared to 0.5% in the last quarter. Or employment is all, yes, but inflation is going up. So अमेरिका का पोजीशन उतना वीक है ही नहीं, बट पूरा वर्ल्ड में एनर्जी क्राइसिस उन्होंने क्रिएट किया, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। बट अमेरिका यहां से कहां जाएगा? मेरे ख्याल में ईरान को 400 किलोग्राम ऑफ एनरिच यूरेनियम गिव अप करना ही पड़ेगा। ये इसमें अमेरिका कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, और अमेरिकन ने बोला कि एक न्यूक्लियर प्लांट आप रख सकते हैं, बट इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं। इसमें कॉम्प्रोमाइज करेगा तो मेरे ख्याल में युद्ध खत्म होगा। बट ईरान का पोजीशन आप देख लीजिए, कैन ईरान कंटिन्यू वॉर? 100% इन्फ्लेशन इन फूड प्रोडक्ट्स। ओके, ईरान का तेल एक्सपोर्ट क्या 10% रह गया है अभी, और मैक्सिमम प्रोडक्शन अनदर मे बी 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, उससे ज्यादा वो ऑयल प्रोड्यूस भी नहीं कर सकता। डोमेस्टिक इतना प्रॉब्लम्स हो जाएगा, वो अमेरिकन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉम्ब और डिस्ट्रॉय करेगा, तो ईरान में मेरे ख्याल में मास अपीवल होने वाला है। तो ईरान का कोई सोल्यूशन नहीं है, ईरान कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा न्यूक्लियर फ्यूल में, दैट इज न्यूक्लियर एनरिच यूरेनियम में कॉम्प्रोमाइज करेगा, तो देन ट्रम्प आई थिंक विल गिव इन फॉर द अदर कंसेशन, बिकॉज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अमेरिका का कोई रेलेवेंस है ही नहीं डायरेक्टली। इसमें जो आपने कहा थॉमस मैथ्यू साहब कि यूरेनियम एनरिचमेंट के मामले में अमेरिका कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगा, उसकी डिमांड माननी ही होगी। तो मेरे साथ यूएस से जुड़ रहे हैं धीरज कौल साहब, जो कि अमेरिकी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को काफ़ी करीब से देखते रहे हैं। डॉक्टर कौल, आपको लगता है कि ये जो प्रस्ताव है कि 20 साल तक कम से कम आप यूरेनियम एनरिच नहीं करेंगे, और जो यूरेनियम एनरिचमेंट है आप हमें सौंप देंगे, यानी ईरान यूएस को सौंप दे। अगर ईरान कहता है कि हम 20 साल की बात को तो मान लेते हैं, लेकिन यूरेनियम हम आपको नहीं सौंपेंगे, एक थर्ड पार्टी एजेंसी को सौंप दे, या फिर जैसे बीच में एक प्रस्ताव आया था कि रशिया को, रूस को वहां पे सौंप दे, तो यूएस इस पे राजी हो पाएगा? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और आपने जो लास्ट बात बोली, आई थिंक दैट्स द ओनली वे आउट, क्योंकि कोई भी देश आईआरजीसी के हाथ में 1000 pound enriched uranium, 60% plus 40% of another 800 to 400 pound, डिपेंडिंग किस रिपोर्ट्स को आप देखते हैं, वो ट्रस्ट नहीं करेंगे। तो मुझे तो एक ही चीज दिख रही है कि थर्ड पार्टी, और वो शायद रशिया हो सकता है, मे बी वन ऑफ द नेटो मेंबर्स लाइक टर्की, कनाडा की पीछे बात उठ रही थी कि शायद वो आएंगे, इंटरवीन करेंगे, लेकिन यूएस को तो मुझे नहीं दिखता वो डेफिनेटली एज अ थर्ड पार्टी देंगे। लेकिन इसके अलावा जो एक और चीज है, मुझे लगता है कि अब जीनी आउट ऑफ द बॉक्स है, और जब तक आईआरजीसी कंट्रोल में रहेगी ईरान में, ये युद्ध मुझे कंक्लूसिवली खत्म होता नहीं दिखता, क्योंकि आईआरजीसी के जो टेरर सपोर्ट इंफ्रा है और उनकी जो मानसिकता है, और ऑन टॉप ऑफ दैट ये मत भूलिए कि उनके खुद के लोगों के खिलाफ उन्होंने जितनी एट्रोसिटीज की हैं,
अगर पावर शिफ्ट वहां पे होता है आईआरजीसी से और कोई और डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है, तो जो आईआरजीसी के जर्नल्स हैं, जितने भी लोग वहां पावर में रह चुके हैं, एट्रोसिटीज की हैं, उनको जस्टिस में लाने के लिए बुक किया जाएगा। तो मुझे जो दिखाई दे रहा है, डेफिनेटली ईरान का इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही खराब है, जैसे अभी किसी ने बताया 90% प्लस इन्फ्लेशन है। वहां पे ऑयल के जो रेवेन्यूज आ रहे थे, जैसे ही सेकंड ब्लॉकेज हुआ वो काफी कम हो गए। लेकिन ईरान एक प्रॉपर प्रोपेगेंडा वॉर में पूरी तरीके से मुनस्सिफ है और वो पूरे वर्ल्ड को एक डेविड वर्सेस गुलाया पिक्चर दे रहे हैं। लेकिन वहां से आती हुई इंफॉर्मेशन ट्रांसपेरेंट नहीं है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस अदर देन अल जजीरा, उसका भी आप देखिए पूरा एक तरीके से स्लाइटली बायस्ड होता है। तो हमें कंप्लीट ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही। हिजबुल्लाह से लेबनान से फिर भी मिल जाती है, लेकिन वहां से नहीं मिल रही। तो ईरान में डिस्ट्रक्शन डेफिनेटली बहुत हुई है। मेरे जो मित्र हैं जिनकी फैमिलीज वहां रहती हैं बहुत बड़ी मात्रा में, मैं इस टाइम कैलिफोर्निया में हूँ, एक बहुत बड़ी ईरानियन कम्युनिटी यहाँ रहती है। अगर आप उनसे कनेक्ट करें, जो मैं हूँ, उनके अकॉर्डिंगली डेफिनेटली बहुत डिसेंट है। कुछ हद तक थोड़े बहुत प्रोटेस्ट भी होते हैं, लेकिन आयरन फिस्ट से उन्हें कर्ब किया जा रहा है। और जो भी रिपोर्ट्स आ रही हैं वो आपको सीजीजीसी कंट्रीज में बैठे उनके रिलेटिव्स के इंस्टाग्राम, ट्विटर, उसके थ्रू वो भी डायरेक्टली लीक आती हैं। तो कहीं ना कहीं ये समझना कि ईरान एक विक्टोरियस कंट्री है और अभी तक रेजिस्ट कर रहा है, रेजिस्ट डेफिनेटली कर रहा है। चाइना की पूरी इंटेलिजेंस शेयरिंग बैकिंग है, रशिया की बैकिंग है, लेकिन वो नहीं कर रहा। और मैं आपका ध्यान एक तरफ ले जाना चाहूंगा, वो है ताइवान। जो पेन हम फाइनेंशियल नंबर्स में अभी देख रहे हैं, डेफिनेटली यूएस इकोनॉमी के जॉब्स नंबर अच्छे थे, लेकिन इन्फ्लेशन 3.8% टू 3.6% सीपीआई है, जो 2.4% से इंक्रीज हुई है। ऑन ग्राउंड इन्फ्लेशन काफी बढ़ चुकी है। गैस प्राइसेस, मैं अभी कैलिफोर्निया में हूँ, $6.5 के करीब है बेस, $6.25 से $6.5, जो 4.5 होती थी। तकरीबन 40 टू 50% जो गैस की प्राइस है वो भी यहाँ बढ़ चुकी है। एनर्जी की प्राइस डेफिनेटली अब धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ेगी। इलेक्ट्रिसिटी हमें डाटा सेंटर्स के लिए चाहिए, ऑन टॉप ऑफ दैट जो हम फॉसिल फ्यूल से बनाते हैं वो भी यहाँ पे बढ़ रही है। लेकिन मैं आपका ध्यान ताइवान की तरफ इसलिए ले जाना चाहूंगा, जो पेन हमने इस टाइम एनर्जी के चोक पॉइंट से देखी है 20%, वो अगर ताइवान कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ तो एक तरफ से तो चाइना का आपको पता ही है, रेयर अर्थ के मैग्नेट्स जो 94% की मोनोपोली वो लोग रखते हैं, रिफाइनिंग माइन टू मैग्नेट जिसको बोलते हैं। इसके अलावा जो सेमीकंडक्टर चिप्स ताइवान से टीएसएमसी बना के भेजती है, जो अभी भी ऑन ग्राउंड 30% है, तो वो बहुत बड़ा एक तरीके से चोक पॉइंट होगा जो वर्ल्ड इकोनॉमी को हिला सकता है। तो कहीं ना कहीं ताइवान इज गोना बी द नेक्स्ट वेरी बिग इन्फ्लिक्टिंग पेन पॉइंट फॉर द वर्ल्ड। जो अनफॉर्चुनेटली चीजें जिस दिशा में जा रही हैं, शायद हमें वो पेन इस पे हम लोग नियर फ्यूचर में दिखने लग चर्चा करेंगे।